चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। ध्यान रखिए बच्चे, इसमें पूछा हुआ है द नर्स इज टीचिंग अ ग्रुप ऑफ पेरेंट्स अबाउट साइड इफेक्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन वैक्सीन विच साइन शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन टॉकिंग अबाउट इन्फेंट रिसीविंग हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। एक बच्चे को हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन यानी कि हिब वैक्सीन लग रही है। हिब वैक्सीन लगती है बच्चे, न्यूबॉर्न्स वगैरह को मेनिंजाइटिस वगैरह से बचाने के लिए हिब वैक्सीन लगती है। ठीक है, अब अगर हिब वैक्सीन किसी न्यूबॉर्न को लग रही है तो उसका क्या साइड इफेक्ट हो सकता है। डायरेक्टली याद रखें, हिब वैक्सीन का साइड इफेक्ट है कि हिब वैक्सीन लगाने के बाद लो ग्रेड फीवर हो सकता है बच्चे को। तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल साइड इफेक्ट है। हिब वैक्सीन के बाद बच्चे को क्या देखने को मिलेगा, लो ग्रेड फीवर, ध्यान रखें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38। व्हेन एक्सप्लेनिंग द अकरेंस ऑफ फिब्राइल सीजर टू अ पेरेंट क्लास व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स इंक्लूड। अगर एक पेरेंट्स है, उनको फिब्राइल सीजर के बारे में नर्स बता रही है तो उनको क्या हम टीचिंग देंगे। बच्चे याद रखना, फिब्राइल सीजर में बच्चे को पहले फीवर आता है और उसके बाद सीजर्स आते हैं। तो यह हम माइनर इलनेस, माइनर फीवर के बाद भी फिब्राइल सीजर बच्चे को आ सकता है। ये बात तो हम उसको टीचिंग में बताएंगे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि फिब्राइल सीजर की ड्रग ऑफ चॉइस क्या होती है। तो याद रखें, रेक्टल डायज़ेपाम हम माँ बाप को देना सिखाते हैं, रेक्टल डायज़ेपाम, ताकि जब भी बच्चे को फिब्राइल सीजर हो माँ बाप खुद रेक्टल डायज़ेपाम बच्चे को दे पाए। तो ये क्वेश्चन आता है, ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ फिब्राइल सीजर क्या होता है, रेक्टल डायज़ेपाम, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 39। अ पेरेंट टेल द नर्स इन इमरजेंसी डिपार्टमेंट माई 3-year-old हैज़ हैड अ फीवर फॉर सेवरल डेज एंड बीन वॉमिटिंग। मेरे 3 साल के बच्चे को लगातार बुखार है और 3 दिन तक लगातार वॉमिटिंग कर रहा है, काफ़ी दिनों तक। आफ्टर इंस्टीट्यूटिंग ऑर्डर्ड मेजर टू रिड्यूस द फीवर, हमने ऑर्डर दिया है कि उसका फीवर कम करना है। व्हाट नर्सिंग एक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। उसका बुखार कम करने के अलावा सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा बच्चे, याद रखना। जब भी किसी बच्चे को शिवरिंग होती है ना, तो ध्यान से देखिएगा, उसका एट लास्ट यही रिजल्ट होता है कि उसका टेम्परेचर और बढ़ेगा। क्योंकि शिवरिंग क्या करता है, हमारी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। शिवरिंग हमारी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देता है। जब हमारी मेटाबॉलिक रेट बढ़ती है तो हमारी ऑक्सीजन डिमांड भी बढ़ जाती है, और जब हमारी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ती है, ठीक है, और हमारा टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि शिवरिंग हमारी मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाती है, हमारे ऑक्सीजन डिमांड और हमारा टेम्परेचर बढ़ता है बॉडी का। इसलिए ध्यान रखना, एक तो उसको फीवर पहले से है तो ध्यान रखिए उस बच्चे को शिवरिंग ना होने दे, वरना और ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा, टेम्परेचर और ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आएगा, ऑक्सीजन डिमांड और ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आएगी। ठीक है, तो उसको फीवर कम करने वाली दवाई दें और उसको शिवरिंग से बचाएं, ये आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40। द नर्स ऑब्जर्व अ 3-year-old चाइल्ड इन अ क्रिब हैज़ अ क्लैम्ड जॉ एंड इज हैविंग टॉनिक क्लॉनिक सीजर। एक छोटा सा बच्चा है 3 साल का, उसको टॉनिक क्लॉनिक सीजर आ रहे हैं। व्हाट इज़ द प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी एट दिस टाइम। क्या प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपको पहले भी कई बारी बताया है। जब भी सीजर का क्वेश्चन आए, प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी पहली प्रायोरिटी होती है। प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी, इंजरी से प्रिवेंट करें, ये पहली प्रायोरिटी जाती है सीजर में। जैसे स्टोन में पहली प्रायोरिटी जाती है पेन, उसी तरीके से सीजर में पहली प्रायोरिटी जाती है प्रिवेंट फ्रॉम इंजरी। तो इसका आंसर क्या जाएगा, प्रोटेक्ट द चाइल्ड फ्रॉम सेल्फ इंजरी, बच्चे को इंजरी से बचाएं। यही ऑप्शन, यही प्रायोरिटी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सीजर के दौरान। क्वेश्चन नंबर 41। अ चाइल्ड सिटिंग ऑन अ चेयर इन अ प्ले रूम स्टार्ट टू हैव टॉनिक क्लॉनिक सीजर। एक बच्चा जो चेयर पे बैठा हुआ है उसको सीजर आने लगते हैं विद अ क्लेंस्ड जॉ, और उसका जॉ क्लेंस्ड हो चुका है। व्हाट इज़ द नर्स बेस्ट इनिशियल एक्शन। सबसे पहला नर्स का एक्शन क्या होगा, फिर से सीजर आ रहा है तो इंजरी से प्रिवेंट करना हमारी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इंजरी ना हो। और अभी ध्यान से देखिए, वो किस में बैठा हुआ है, चेयर पे बैठा हुआ है। तो सबसे पहले उसको फ्लोर में लेटा दो ताकि वो चेयर से गिर के उसको हेड इंजरी ना हो। हेड इंजरी बहुत मेन है बच्चे, तो हेड इंजरी से प्रिवेंट करने के लिए सबसे पहले उसको फ्लोर में लेटा दो, और यही आंसर होगा, प्लेस द चाइल्ड ऑन फ्लोर। ये उत्तर होगा कि चाइल्ड को फ्लोर पे लेटा देंगे, ठीक है, ताकि फॉल का रिस्क खत्म हो जाए, हेड इंजरी का रिस्क खत्म हो जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, अगर चेयर पे बच्चा बैठा है और उसको सीजर आ रहे हैं तो उसको फ्लोर पे लेटा देना पहली नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 42 इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बारी पूछा जाता है। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद द डायग्नोसिस ऑफ मेनिंजाइटिस। एक बच्चे को मेनिंजाइटिस है। व्हाट साइन एंड सिम्टम इंडिकेट इंक्रीज आईसीपी। इंक्रीज आईसीपी का कौन सा लक्षण आपको देखने को मिलेगा? ध्यान रखिए बच्चे, आईसीपी बढ़ने का एक कॉमन साइन एंड सिम्टम होता है इरिटेबिलिटी। बच्चा इरिटेबल होगा तो इरिटेबिलिटी आईसीपी बढ़ने का एक साइन है। ध्यान रखिएगा, आईसीपी बढ़ने का एक साइन तो है इरिटेबिलिटी, और दूसरा साइन है ब्रेडिकार्डिया। इंपॉर्टेंट है बच्चे, दो चीज़ें याद रखना। आईसीपी बढ़ने का जो दो कारण हम यहाँ पर स्पष्ट तौर पे पढ़ेंगे, एक तो पढ़ेंगे बच्चे में इरिटेबिलिटी आपको देखने को मिलेगी, और दूसरा बच्चे में ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया ध्यान रखना बच्चे, ब्रेडिकार्डिया किसका साइन होता है? इंक्रीज्ड आईसीपी का। और हम ये पढ़ते भी है कि लेट साइन होता था, लेट साइन, आईसीपी बढ़ने का लेट साइन होता था ब्रेडिकार्डिया। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं इरिटेबिलिटी और ब्रेडिकार्डिया को नहीं भूलिएगा। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ डिक्रीज पल्स प्रेशर। नहीं बच्चे, इंक्रीज हो जाता है पल्स प्रेशर, ये हमने कई बारी पढ़ा हुआ है। इंक्रीज पल्स प्रेशर देखने को मिलता है जब आईसीपी बढ़ता है। तो डिक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर, नहीं बच्चे, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, पल्स प्रेशर बढ़ जाता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, इरिटेबिलिटी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ध्यान रखें। और मेनिंजाइटिस में अडल्ट में एक क्वेश्चन आता है हमेशा, क्या देखने को मिलता है? नकल रिजिडिटी। नकल रिजिडिटी, नकल रिजिडिटी किसका साइन होता है? मेनिंजाइटिस का। ठीक है, और आईसीपी बढ़ने का साइन इरिटेबिलिटी, ब्रेडिकार्डिया, इंक्रीज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और इंक्रीज पल्स प्रेशर, ये सब होते हैं। और अडल्ट में पहला साइन क्या होता है इंक्रीज आईसीपी का? अडल्ट में पहला साइन होता है लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस उसकी कम होगी, पहला साइन है। और न्यूबॉर्न में क्या है? न्यूबॉर्न में और बच्चों में आपको हाई श्रिल क्राई भी दिख सकती है, प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग भी दिख सकती है। हाई श्रिल क्राई बच्चों में तो हाई श्रिल क्राई देखने को मिलेगी, और जो न्यूबॉर्न है उनमें बल्जिंग फोंटानल देखने को मिलेगा, बल्जिंग फोंटानल। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग भी देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43। एन इन्फेंट इज डायग्नोज विथ कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस। एक इन्फेंट को कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस हो जाता है। द पेरेंट आस्क फॉर क्लेरिफिकेशन ऑफ द हेल्थ केयर प्रोवाइडर एक्सप्लेनेशन फॉर देयर बेबी प्रॉब्लम, हाउ शुड द नर्स रिस्पॉन्ड। वो कह रहा है कि कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस के बारे में नर्स पेरेंट को क्या बताएंगे कि कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस क्या होता है। ध्यान से देखिए बच्चे, जो सीएसएफ को बनाता है ना, कोरोइड प्लेक्सस सीएसएफ को बनाता है, ध्यान रखिएगा। तो वो सीएसएफ तो नॉर्मल बनाता है बच्चे में, लेकिन जहाँ ये सीएसएफ एब्जॉर्ब होता है ना, उसका नाम क्या है? सब एराक्नॉइड विलाई। सब एराक्नॉइड विलाई, जहाँ पर ये सीएसएफ एब्जॉर्ब होता है वो काम नहीं कर रहा है ढंग से, और अगर जहाँ पर ये एब्जॉर्ब होना था वो काम नहीं कर रहा है तो सीएसएफ का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, जिसकी वजह से सीएसएफ की मात्रा बढ़ जाएगी, और इसी वजह से बच्चे में देखने को मिलेगा हाइड्रोसिफेलस। हाइड्रोसिफेलस में यही तो होता है ना, सीएसएफ बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे प्रोडक्शन तो एडिक्वेट हो रहा है, लेकिन इसका जो एब्जॉर्प्शन होना था सब एराक्नॉइड विलाई में वो नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से बच्चे में हाइड्रोसेफेलिस देखने को मिलता है। इसे कम्युनिकेटिंग हाइड्रोसेफेलिस कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, नर्स क्या समझाएगी माँ को? देयर इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन का एक हिस्सा है दैट यूजुअली एब्जॉर्ब स्पाइनल फ्लूइड, जो सीएसएफ को एब्जॉर्ब करता है आफ्टर इट्स प्रोडक्शन। उसके प्रोडक्शन के बाद वो सीएसएफ को एब्जॉर्ब करता है, एंड दैट इज़ नॉट फंक्शनिंग एडिक्वेटली, और वो अभी फंक्शन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से सीएसएफ एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है और सीएसएफ बढ़ रहा है, जिसको हम हाइड्रोसेफेलिस कह रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 45। व्हाट शुड बी इंक्लूडेड इन नर्सिंग केयर ऑफ एन इन्फेंट विद इंक्रीज आईसीपी। किसी इन्फेंट का आईसीपी बढ़ा हुआ है तो हम क्या करेंगे बच्चे? ध्यान रखना, जब भी आईसीपी बड़ा होता है हम पेशेंट को कौन सी पोजीशन देते हैं? हम पेशेंट का हेड को एलिवेट कर देते हैं, जिसकी वजह से कम ग्रेविटी की वजह से क्या होता है? ग्रेविटी की वजह से आईसीपी क्या होता है? कम होता है, डिक्रीज होता है। आईसीपी क्या होता है? डिक्रीज होता है ग्रेविटी की वजह से। इसलिए हमेशा हेड को एलिवेट करो। अगर आईसीपी बड़ा हुआ है तो हेड को क्या करते हैं? एलिवेट करते हैं। ये क्वेश्चन याद रखना, ये पॉइंट से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं।
नॉर्सेट में। तो यहाँ पर भी क्या नर्सिंग केयर देंगे उस इन्फेंट को जिसका आईसीपी बढ़ा हुआ है, उसके हेड को एलिवेट कर देंगे हिप्स के मुकाबले, जिसकी वजह से ग्रेविटी के कारण उसका आईसीपी क्या करेगा, कम करेगा, उसका आईसीपी कम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखें, हेड को हमेशा एलिवेट करें जब भी आईसीपी बढ़ा हुआ है तो। क्वेश्चन नंबर 46, द पेरेंट ऑफ अ इन्फेंट हु जस्ट हैड अ वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, एक बच्चे में वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट लगा हुआ है, किसके लिए, हाइड्रोसिफेलिस के लिए, आर कंसर्न्ड अबाउट द प्रोग्नोसिस, व्हाट इन्फॉर्मेशन शुड द नर्स गिव द पेरेंट। उसको हाइड्रोसिफेलिस के लिए वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट लगा हुआ है, अब क्या इन्फॉर्मेशन नर्स देगी पेरेंट्स को, अगर वो पूछेंगे, पेरेंट्स पूछेंगे कि कितनी बेहतर हो सकता है बच्चा, प्रोग्नोसिस क्या है, तो याद रखना ये, अब मैं आपको इमेज दिखाता हूँ, ये होता है बच्चे वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, और ये किन में यूज़ किया जाता है, उन बच्चों में जिनमें हाइड्रोसिफेलिस है, उनमें आईसीपी को डिक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, वेंट्रोपेरिटोनियल शंट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है ना बच्चे, इस ट्यूब की लेंथ को बढ़ाते रहते हैं, ये ध्यान रखना, जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता जाएगा इस ट्यूब की लेंथ को आप दोबारा से क्या करते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, बढ़ाते जाओगे, ये बस इतना सा पॉइंट है, वो ध्यान रखना। जब भी आईसीपी को कम करना होता है इस तरीके से हम वेंट्रोपेरिटोनियल शंट का यूज़ करते हैं। तो आपको पेरेंट्स को क्या बताना है, द शंट में नीड टू बी रिवाइज एज द चाइल्ड ओल्डर ग्रोज ओल्डर, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा आपको शंट जो हमने लगाया है, जो आपने वेंट्रोपेरिटोनियल शंट लगाया हुआ है, उसको भी क्या करते रहना है, रिवाइज करते रहना है, उसको भी बड़ा करते रहना है। ठीक है, उसको भी लंबा करते रहते हैं, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 काफ़ी ज़्यादा बार एग्जाम्स में पूछा गया है। एन इन्फेंट हु वॉज बॉर्न विद मेनिंजोमाइलोसील डेवलप हाइड्रोसिफेलिस, एक बच्चा जिसे मेनिंजोमाइलोसील था उसको अब हाइड्रोसिफेलिस हो गया है, अब वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट इज इंसर्टेड, और उस बच्चे का क्या लगाया गया है, वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट, विच इन नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल इन केयर ड्यूरिंग द फर्स्ट 24 आफ्टर द सर्जरी। इस सर्जरी के बाद पहले 24 घंटे तक नर्स किस चीज़ का ध्यान रखेगी, उस बच्चे में जिसमें वेंट्रोपेरिटोनियल शंट लगा हुआ है। तो इस तरीके से वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट क्या करता है, हमारे सीएसएफ को जहाँ वो ज़्यादा है ब्रेन से, दूसरे पार्ट ऑफ बॉडी में क्या कर देता है, ड्रेन कर देता है, इसको कहते हैं वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। लेकिन एक बात क्या ध्यान रखें बच्चे, ये जो वेंट्रोपेरिटोनियल शंट है, ये अगर कहीं से ऑब्स्ट्रक्शन इसका हो गया, अगर ये कहीं से भी कुछ भी इसका ऑब्स्ट्रक्शन हो गया यहाँ पर कहीं पर भी, तो क्या होगा, यहाँ पर सीएसएफ का एक्युमुलेशन बढ़ेगा, और सीएसएफ अगर यहाँ पर बढ़ेगा तो उससे वो सारे लक्षण बढ़ेंगे जो आईसीपी बढ़ने पर आते हैं। तो जब भी इसका ऑब्स्ट्रक्शन होगा आपको सीधा देखने को मिलेगा कि बच्चे में वो सारे लक्षण आ रहे हैं जो इंक्रीज आईसीपी में देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखें, एज अ नर्स आपको सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो ट्यूब है वो कभी भी ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होनी चाहिए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, नॉर्सेट में कई बार पूछा हुआ है। तो वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट में ध्यान रखिए कि आपको शंट का ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, इसलिए बार बार बच्चे को देखते रहो कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि शंट ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है और उसकी वजह से सीएसएफ बढ़ रहा है और उसकी वजह से आईसीपी बढ़ रहा है बच्चे में। ठीक है, तो वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट के साथ आप किस बात का ध्यान रखेंगे, मॉनिटरिंग फॉर इंक्रीज आईसीपी। आप देखते जाएंगे कहीं बच्चे में आईसीपी तो नहीं बढ़ रहा, अगर जैसे ही आपने देखा बच्चे में आईसीपी बढ़ रहा है आप समझ जाओगे कहीं ना कहीं ये जो शंट है उसका क्या हो चुका है, ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, इस वजह से ही बच्चे में आईसीपी बढ़ रहा है। और खासकर बच्चा कौन कौन से सिम्टम दिखाएंगे, हाई श्रिल क्राई होगा, बच्चा बहुत ज़ोर से रोएगा, बच्चे में प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग होगी, ठीक है, और ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा। ये सारे लक्षण जो भी आईसीपी के होते हैं वो उस बच्चे में देखने को मिलेंगे। तो आप समझ जाओ ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है शंट का, तो वो आपको होने नहीं देना है। और इंक्रीज्ड आईसीपी के लिए आपको मॉनिटर करते रहना है, जैसे आप देखोगे आईसीपी बढ़ रहा है समझ जाओगे शंट ऑब्स्ट्रक्ट हो चुकी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, द डिस्चार्ज ऑफ अ न्यूबॉर्न विथ सर्जिकली रिपेयर्ड माइलोमेनिंजोसील। एक बच्चे का सर्जिकल रिपेयर हुआ है मेनिंजोमाइलोसील और उसको डिस्चार्ज किया जा रहा है अभी। ठीक है, व्हाट टीचिंग शुड द नर्स इंक्लूड व्हेन प्रिपेयरिंग द पेरेंट फॉर द डिस्चार्ज। जब आप पेरेंट्स को डिस्चार्ज के लिए बता रहे हो तो उसमें कौन सी टीचिंग इंक्लूड करोगे। ध्यान रखें बच्चे, माइलोमेनिंजोसील के बाद आपको पेशेंट के पेरेंट्स को बोलना है, बच्चे के पेरेंट्स को बोलना है कि आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराते रहना है बच्चे के लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में। ये बात ध्यान रखें ताकि बच्चे के एक्सट्रीमिटीज़ में एट्रोफी वगैरह ना हो, इसीलिए आपको
हमेशा ध्यान रखना है कि आपको पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस कराना है, ठीक है। और जो अफेक्टेड लिम्ब है उसको खास तौर पर पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करानी है, पैसिव एक्सरसाइजेज आपको करवानी है, ठीक है। किस चीज़ से बचाने के लिए? एट्रोफी से बचाने के लिए। तो ये देखो बच्चे, माइलोमेनिंजोसील, ठीक है, माइलोमेनिंजोसील, और इसी के लिए बच्चे की सर्जरी कर रहे हैं। तो हमें ध्यान रखना है कि ये जो दोनों पाँव है ना, इनकी एक्सरसाइज कराते रहें पेरेंट्स पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज से, ताकि इनमें एट्रोफी कम से कम डेवलप ना हो, ठीक है। ये देखिए, स्पाइना बाइफिडा ओपन डिफेक्ट, मेनिंजोमाइलोसील, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड एंड स्पाइनल नर्व प्रोट्रूड फ्रॉम एन ओपनिंग इन द बैक, ये माइलोमेनिंजोसील है। इसमें दोनों पाँवों की पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज कराने की जिम्मेदारी माता पिता की है, ध्यान रखें। तो हम माँ बाप को क्या कहेंगे? ऑप्शन नंबर 3, इन्फेंट के लोअर एक्सट्रीमिटी का पैसिव रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइज करवाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, एन इन्फेंट हु हैड रिविजन ऑफ वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट इज डायग्नोज्ड विद मेनिंजाइटिस। एक बच्चा जिसे वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट लगा हुआ था उसको अब मेनिंजाइटिस हो चुका है फ्रॉम इन्फेक्टेड शंट, इन्फेक्शन, शंट का इन्फेक्शन की वजह से उसे मेनिंजाइटिस हो चुका है। व्हाट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन शुड द नर्स इंक्लूड। मेनिंजाइटिस के क्या क्या लक्षण अब बच्चे में देखने को मिलेंगे? याद रखना, फीवर तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो रहा है मेनिंजेस का जो कवरिंग होती है ब्रेन की और स्पाइनल कॉर्ड की, उसका अगर इन्फ्लेमेशन हो रहा है तो फीवर तो होगा ही होगा। याद रखें, स्टिफ नेक एक साइन होता है मेनिंजाइटिस का, और ये क्वेश्चन आपको नॉर्थ सेट में कई बार पूछा भी जाएगा कि मेनिंजाइटिस का साइन क्या होता है? स्टिफ नेक। और बच्चे में पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी जिस बच्चे में मेनिंजाइटिस होता है। तो फीवर बच्चे में देखने को मिलेगा, स्टिफ नेक और पुअर फीडिंग। ध्यान रखिए, ये 3 ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होते हैं। और खासकर सबसे बड़ा क्वेश्चन है यहाँ पर, स्टिफ नेक किसका साइन है? मेनिंजाइटिस का। पुअर फीडिंग किसका साइन है? मेनिंजाइटिस का। एंड फीवर, ठीक है, तीनों ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट। और मुझे बताइए, क्या डिप्रेस्ड होगा फोंटेनेल? नहीं बच्चे, क्योंकि वीपी शंट ने काम करना कम कर दिया है, जिसकी वजह से आईसीपी बढ़ जाएगा, और जब आईसीपी बढ़ता है तो बल्जिंग फोंटेनल देखने को मिलता है, बल्जिंग फोंटेनल। तो अगर यहाँ पे बल्जिंग फोंटेनल देखने को मिलता तो वो करेक्ट होता, ठीक है। और क्या यहाँ पे लिथार्जी देखने को मिलता है बच्चे में? नहीं बच्चे, लिथार्जी देखने को नहीं मिलता है। मेनिंजाइटिस का एक और साइन है इरिटेबिलिटी। ध्यान रखें, जो बच्चा जिसे मेनिंजाइटिस है उसमें इरिटेबिलिटी देखने को मिलेगी, उसमें स्टिफ नेक देखने को मिलेगा, उसमें पुअर फीडिंग देखने को मिलेगी, फीवर देखने को मिलेगा एंड बल्जिंग फोंटेनल देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट्स याद रखें, मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन एक ना एक जरूर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, द नर्स इन अ पीडियाट्रिक क्लिनिक इज असेसिंग अ इन्फेंट हु हैड रिविजन ऑफ वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट। एक बच्चे में वेंट्रिकुलोपेरिटोनियल शंट लगा है। विच फाइंडिंग अलर्ट द नर्स दैट आईसीपी हैज़ इंक्रीज। कौन सी फाइंडिंग बताएगा कि बच्चे का वीपी शंट अब काम नहीं कर रहा अच्छे से और उसके आईसीपी बढ़ चुका है? तो मैंने आपको बताया था ना कि फोंटेनल का बल्ज करना, टेंशन ऑफ द एंटीरियर फोंटेनल, फोंटेनल का बल्ज करना, फोंटेनल का बल्ज करना किस चीज़ को दर्शाता है? कि आईसीपी बढ़ रहा है, ठीक है। फोंटेनल का बल्ज करना आईसीपी बढ़ने का लक्षण होता है, इसीलिए आंसर जाएगा टेंशन ऑफ एंटीरियर फोंटेनल। ये बताता है कि आईसीपी क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। यही आपसे पूछा हुआ था। और बाकी ऑप्शन क्यों नहीं है यहाँ पर देख लीजिए। इंक्रीज आईसीपी के साथ क्या पल्स रेट इंक्रीज करता है? नहीं बच्चे, याद रखना, पल्स रेट कम होता है जब आईसीपी बढ़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। पल्स रेट कम होता है आईसीपी के बढ़ने के साथ। हाइपो एक्टिव रिफ्लेक्स नहीं बच्चे, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स देखने को मिलता है। हाइपर एक्टिव हो जाते हैं रिफ्लेक्सेस जब आईसीपी बढ़ता है, तो पल्स रेट कम होती है, ठीक है। डिक्रीज बीपी नहीं बच्चे, बीपी बढ़ता है जब आईसीपी बढ़ता है। ध्यान रखें, जब आईसीपी बढ़ेगा तो बीपी बढ़ेगा, वाइड पल्स प्रेशर होगा, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलेगा, यानी पल्स रेट कम देखने को मिलेगा। और हाइपो नहीं, हाइपर एक्टिव रिफ्लेक्स देखने को मिलेगा बच्चे में, और बल्जिंग फोंटेनल देखने को मिलेगा बच्चे में। तो ये सारी चीज़ें याद रखें, आईसीपी के लक्षण। इससे एक ना एक क्वेश्चन तो नॉर्थ सेट में आपसे 100% पूछेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, व्हाट इज द प्राइमरी नर्सिंग इंटरवेंशन ऑफ अ इन्फेंट विद माइलोमेनिंजोसील बिफोर सर्जिकल करेक्शन।
एक बच्चा जिसे माइलोमेनिंजोसील है, इस तरीके का सील मैंने आपको दिखाया था ना लंबा रीजन में, इस तरीके का सील। तो एक बच्चा जिसे माइलोमेनिंजोसील है, उसमें ऑपरेशन से पहले आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है? आपको बच्चे याद रखें, ऑपरेशन से पहले आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो जो सैक है उसको आपको ट्रॉमा से प्रिवेंट करना है। इसलिए मेनिंजोमाइलोसील वाले बच्चे को प्रोन पोजीशन दी जाती है ताकि जो सैक है उसमें कोई भी रप्चर ना हो, उसमें कोई भी इंजरी ना हो, उसको प्रिवेंट किया जाता है। देखिए इस बच्चे को, ये जो सैक है ना बच्चे, इसको प्रिवेंट करना है ऑपरेशन से पहले। आपने ये बहुत बारी क्वेश्चन आया है, कहीं ये सैक रप्चर ना हो जाए। तो हमारा मेन फोकस, हमारा मेन प्रायोरिटी होती है इस सैक को प्रिवेंट करना इंजरी से। ठीक है, तो आंसर भी यही जाएगा। सर्जरी से पहले सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या रहेगी? प्रिवेंट ट्रॉमा ऑफ द। क्वेश्चन नंबर 53, इन्फेंट विद माइलोमेनिंजोसील, एक बच्चे को माइलोमेनिंजोसील है और वह एडमिटेड है PICU में। वाइल द इन्फेंट इज अवेटिंग सर्जिकल करेक्शन, अभी आगे फ्यूचर में बच्चे का सर्जिकल करेक्शन होने जा रहा है डिफेक्ट का। व्हाट इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट नर्सिंग इंटरवेंशन? सर्जरी से पहले आप किस चीज़ का ध्यान रखते हैं बच्चे? कि सैक रप्चर ना हो, और उसके लिए ध्यान रखें बच्चे को हमेशा प्रोन पोजीशन दो ताकि सैक का रप्चर ना हो, सैक को इंजरी से प्रिवेंट किया जा सके। ठीक है, ट्रॉमा से प्रिवेंट किया जा सके। इसका आंसर क्या होगा? इसीलिए आंसर होगा प्लेसिंग द इन्फेंट इन प्रोन पोजीशन। हमेशा बच्चे को प्रोन पोजीशन में रखो ताकि सैक का रप्चर ना हो, उस बच्चे को जिसको मेनिंजोमाइलोसील है। ठीक है, चलिए तो आंसर नंबर सेकंड इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54, आफ्टर क्लोजर ऑफ न्यूबॉर्न माइलोमेनिंजोसील, एक बच्चे का माइलोमेनिंजोसील को क्लोज कर दिया गया है सर्जरी के द्वारा। व्हाट एसेंशियल नर्सिंग इंटरवेंशन मस्ट बी इंक्लूडेड इन प्लान ऑफ केयर? अब सर्जरी के बाद सबसे इंपॉर्टेंट प्लान ऑफ केयर नर्स के लिए क्या हो जाता है? याद रखना, जब भी माइलोमेनिंजोसील की सर्जरी करी जाती है, सर्जरी के बाद एक चीज़ का रिस्क होता है बच्चे का ICP बढ़ सकता है, और बच्चे का ICP बढ़ जाने को ही हम क्या कहते हैं? उसी को हम हाइड्रोसेफेलस कहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि माइलोमेनिंजोसील की सर्जरी के बाद हाइड्रोसेफेलस होने का रिस्क क्या कर जाता है? बढ़ जाता है। हाइड्रोसेफेलस होने का रिस्क बढ़ जाता है। इसीलिए ध्यान रखें, हाइड्रोसेफेलस को देखने के लिए उस बच्चे का हेड सरकमफेरेंस रोज मेजर करें। अगर हेड सरकमफेरेंस बढ़ता है, समझ जाओ ICP बढ़ रहा है, हाइड्रोसेफेलस हो रहा है बच्चे को। मेनिंजोमाइलोसील के बाद सबसे ज़्यादा खतरा किसका? हाइड्रोसेफेलस का। इसीलिए बच्चे का हेड सरकमफेरेंस डेली मेजर करो। अगर हेड सरकमफेरेंस बढ़ा हुआ नजर आ रहा है तो समझ जाओ बच्चे को क्या है? हाइड्रोसेफेलस। तो ये इमेज देखिए बच्चे का जो हेड सरकमफेरेंस है वो कितना ज़्यादा हो चुका है, तो इससे आप समझ जाओगे कि बच्चे को क्या है? हाइड्रोसेफेलस। तो याद रखना, हाइड्रोसेफेलस में हेड सरकमफेरेंस इस तरीके से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जिस बच्चे की माइलोमेनिंजोसील के लिए सर्जरी हुई है उसका हमेशा आपको क्या देखना है? हेड सरकमफेरेंस देखना है। अगर वो बढ़ रहा है तो समझ जाओ ICP बढ़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, द नर्स इज एडमिटिंग 8-month-old infant to hospital because of bacterial meningitis is suspected। बच्चे में बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस सस्पेक्टेड है। ठीक है, लिस्ट इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी द नर्सिंग एक्शन शुड बी टेकन। प्रायोरिटी में इसको अरेंज कीजिए। बच्चे आपसे नॉर्थ सेट में प्रायोरिटी में अरेंज क्वेश्चन करने को नहीं पूछेगा ऐसा क्वेश्चन, लेकिन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं ये जरूर पूछेगा। सबसे पहला, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस किससे फैलता है बच्चे? ड्रॉपलेट से फैलता है। ये बात याद रखना, ये क्वेश्चन कई दफ़ा एग्जाम में पूछा हुआ है। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस यानी मेनिंजाइटिस किससे फैलता है? ड्रॉपलेट से फैलता है। और कौन सा ड्रॉपलेट? रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता है। रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से फैलता हुआ आपको नजर आएगा। इसीलिए जब भी नर्स उसकी केयर करने जाएगी 2 चीज़ें ज़रूर पहनेगी, एक तो मास्क पहनेगी और एक ग्लव्स ज़रूर पहनेगी। ये 2 चीज़ें याद रखना। अगर नर्स उसको केयर करने जा रही है तो मास्क और ग्लव्स पहने। बच्चे को हमेशा आइसोलेट करें। मेनिंजाइटिस के बच्चे को हमेशा आइसोलेट करते हैं, न जाने कितनी बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और मेनिंजाइटिस में एक चीज़ देखने को मिलती है, नकल रिजिडिटी। याद रखना, नकल रिजिडिटी। वो साफ तौर पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा नकल रिजिडिटी किस में देखने को मिलता है? आंसर क्या जाएगा? बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। और मेनिंजाइटिस, मेनिंजेस जो ब्रेन की लेयर होती है ना, स्पाइनल कॉर्ड की लेयर, उनमें इन्फ्लामेशन। तो मेनिंजाइटिस के लिए आप क्या करते हो? CSF एनालिसिस करते हो। उसके लिए आप लंबार पंचर करते हो। आप CSF का क्या करोगे?
आप लंबार पंचर करोगे और सीएसएफ से आप डायग्नोसिस बनाओगे मेनिंजाइटिस का। ठीक है, तो आपको सीएसएफ से डायग्नोसिस बनाना होता है मेनिंजाइटिस का। नकल रिजिडिटी देखने को मिलती है, बच्चे को आइसोलेट करना है, मास्क और ग्लव्स पहना है, रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट से यह फैलता है। इन 5 चीज़ों का ध्यान रखना, यहीं से मेनिंजाइटिस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57। फॉर हाउ लॉन्ग शुड अ नर्स मेंटेन आइसोलेशन ऑफ चाइल्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। अगर एक बच्चे को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है तो उसको कब तक आइसोलेट करना है? बच्चे याद रखना, जब से उसकी एंटीबायोटिक शुरू होगी तब से लेकर 24 से 48 घंटे, पहले 24 से 48 घंटे उसको आइसोलेट करते हैं, उसके बाद उसको आइसोलेट करने की ज़रूरत नहीं है, तब वो दूसरों को मेनिंजाइटिस नहीं फैला सकता। तो वो कंटेजियस नहीं होते हैं 24 से 48 घंटे के बाद, अगर वो एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो स्टार्ट हो रही है। तो याद रखें, फॉर 48 आवर आफ्टर एंटीबायोटिक थेरेपीज बिगिन। ठीक है, एंटीबायोटिक जो थेरेपी है उसके शुरू होने के 48 घंटों तक क्या करते हैं, उसको आइसोलेट करते हैं। 48 घंटे के बाद उसको आइसोलेट नहीं करते, क्योंकि अब वो दूसरे बच्चों में मेनिंजाइटिस नहीं फैला सकता। तो एंटीबायोटिक जैसे ही बच्चे की शुरू हो, पहले 48 घंटे तक बच्चे को आइसोलेट रखें, उसके बाद ना रखें। चलिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन 58 बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछा जाता है। अ 1 year old infant had been admitted with tentative diagnosis of bacterial meningitis। एक बच्चे को बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस है, उसका लंबार पंचर किया जाता है। इस परफॉर्म फॉर कन्फर्म द डायग्नोसिस कन्फर्म करने के लिए लंबार पंचर हम उसका करते हैं और उसका सीएसएफ देखते हैं। व्हाट लेबोरेटरी रिपोर्ट ऑफ स्पाइनल फ्लूइड सपोर्ट दिस डायग्नोसिस। आपको सीएसएफ में क्या देखने को नजर आएगा, आप याद कर लीजिए आज के बाद। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में 2 चीज़ नज़र आती है, जो ग्लूकोज था ना उसमें, वो ग्लूकोज जो सीएसएफ में ग्लूकोज होता है वो ग्लूकोज कम हो जाएगा। ये कहा जाता है कि जो बैक्टीरिया हैं वो इस ग्लूकोज को यूज़ कर लेते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज आपको सीएसएफ में कम नज़र आएगा, और बाद में वही बैक्टीरिया की वहाँ पर डेथ हो जाती है। तो आप देखोगे कि ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन वहाँ पर बढ़ा हुआ नज़र आएगा। तो ध्यान के ये 2 पॉइंट याद रखना। मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज तो कम हो जाता है क्योंकि वो यूज्ड हो जाता है, और प्रोटीन क्या कर जाता है, बढ़ जाता है। ये मेनिंजाइटिस के आपको सीएसएफ एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा जब आप सीएसएफ का एग्जामिनेशन करोगे। तो बताओ यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रोटीन का बढ़ जाना। आपको सीएसएफ में प्रोटीन बढ़ा हुआ मिलेगा, और क्या इंक्रीज ग्लूकोज लेवल मिलेगा? नहीं बच्चे, ग्लूकोज क्या हो जाता है, कम हो जाता है, प्रोटीन बढ़ जाता है। अब आप मुझे नॉर्मल बताएंगे, ये काफ़ी बार पूछा जाता है, सीएसएफ में नॉर्मल ग्लूकोज कितना होता है, नॉर्मल शुगर कितनी होती है, और सीएसएफ में नॉर्मल प्रोटीन कितना होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मत भूलिएगा, कहीं से भी ढूंढ के लेके आइएगा, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा सीएसएफ में ग्लूकोज कितना होता है, प्रोटीन कितना होता है। पर याद रखना, मेनिंजाइटिस में ग्लूकोज कम हो जाता है क्योंकि सारे बैक्टीरिया उसे यूज़ कर लेते हैं, और बाद में वही बैक्टीरिया वहाँ मर जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन बढ़ जाता है, क्योंकि बैक्टीरिया प्रोटीन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ चाइल्ड विद मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस। एक चाइल्ड को मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस है। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग्स डज द नर्स एक्सपेक्ट व्हेन परफॉर्मिंग फिजिकल असेसमेंट। क्या लक्षण देखने को मिलेंगे अगर बच्चे मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस किसी बच्चे को हो रहा है? तो याद रखें, मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में आपको रैश देखने को मिलता है, परप्यूरिक स्किन रैश देखने को मिलता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में। ये इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस में आपको क्या देखने को मिलते हैं, बच्चे में स्किन रैश देखने को मिलते हैं। इमेज देखिए, तो इस तरीके की स्किन रैश देखिए, इस तरीके का स्किन रैश आपको देखने को मिलता है मेनिंजोकोकल मेनिंजाइटिस के बच्चे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 60। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ 2 year old चाइल्ड विद मेनिंजाइटिस। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़ना बच्चे, 2 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, इसीलिए ऑप्शन में आपकी एक चीज़ गलत हो सकती है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। पहले ध्यान रखिएगा कि बच्चे की उम्र देख लो, 2 साल का बच्चा है जिसे मेनिंजाइटिस हुआ है। क्या लक्षण देखने को मिलेंगे इंक्रीज आईसीपी की, आईसीपी बढ़ने के क्या लक्षण दिखाई देंगे उस बच्चे में? तो मुझे बताओ, अगर आईसीपी बढ़ेगा तो जब आईसीपी बढ़ता है वो क्या करता है, आईसीपी जब बढ़ता है तो वो सेरिब्रल टिश्यू, जो ब्रेन की टिश्यू है, उनको क्या करता है, इरिटेट करता है, जिसकी वजह से उसमें सीजर आ सकता है।
तो सीजर तो करेक्ट ऑप्शन जाता है कि भाई आईसीपी बढ़ेगा तो सीजर आ सकता है। जब आईसीपी बढ़ता है तो वो ब्रेन के वाइटल सेंटर पे दबाव डालता है, वाइटल सेंटर पे वो काफ़ी दबाव डालता है, जिसकी वजह से आपको पेशेंट में देखने को मिल सकता है वॉमिटिंग। तो पेशेंट में आईसीपी बढ़ने के साथ वॉमिटिंग भी आती है, आपको पता होगा। सीजर का रिस्क भी बढ़ता है, सीजर भी आता है, वॉमिटिंग भी आती है। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको बल्जिंग फॉन्टनल नज़र आएगा? क्योंकि आईसीपी बढ़ने के साथ बल्जिंग फॉन्टनल तो नज़र आता है न्यूबॉर्न में। नहीं बच्चे, 2 साल के बच्चे का फॉन्टनल क्लोज हो चुका है, फॉन्टानल क्लोज हो चुका है और अब वो बल्ज नहीं कर सकता, इसलिए 2 साल के बच्चे में बल्जिंग फॉन्टनल गलत उत्तर है। अगर यहाँ पर न्यूबॉर्न लिखा होता या इन्फेंट लिखा होता तो हम बोलते कि जी हाँ, बल्जिंग फॉन्टनल भी देखने को मिलेगा, लेकिन 2 साल का बच्चा है तो बल्जिंग फॉन्टनल नहीं हो सकता क्योंकि उसके फॉन्टनल क्लोज हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर ये गलत ऑप्शन जाता है, थर्ड आपको देखने को नहीं मिलेगा। सब नॉर्मल टेम्परेचर नहीं बच्चे, जब भी आईसीपी बढ़ता है टेम्परेचर बढ़ता है, याद रखिएगा, टेम्परेचर बढ़ता है आईसीपी बढ़ने के साथ। और डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, क्या रेस्पिरेटरी रेट आपको डिक्रीज होता हुआ नजर आएगा? जी हाँ, रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है? कम होता है। ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है, ब्रेडिकार्डिया देखने को मिलता है इंक्रीज आईसीपी के साथ। तो आंसर क्या हो जाएगा? सीजर, वॉमिटिंग एंड डिक्रीज रेस्पिरेटरी रेट। ब्रेडिकार्डिया और रेस्पिरेटरी रेट भी क्या देखने को मिलेगा आपको? कम देखने को मिलेगा। और पल्स भी आपको क्या देखने को मिलेगा? कम देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट, एक बच्चे ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 61। ये कह रहा है व्हाट डज द नर्स डिटरमाइन इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस से सबसे कॉमन, सबसे सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है बच्चों में, यंग चिल्ड्रन में? तो ध्यान रखिएगा, पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स करा सकता है मेनिंजाइटिस। ये क्वेश्चन सिर्फ आपको ध्यान रखना है बच्चे। मेनिंजाइटिस क्या करवा सकता है? पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स, जिसको वाटर हाउस फ्रेडरिसन सिंड्रोम भी कहा जाता है। तो वाटर हाउस फ्रेडरिसन सिंड्रोम करवाता है मेनिंजाइटिस, जिसमें पेरिफेरल सर्कुलेटरी कोलैप्स आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 62, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा। द नर्स ऑब्जर्व एन इन्फेंट हैज़ एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फील्ड। एक बच्चा इन्फेंट है, उसका एसिमेट्रिक ग्लूटियल फोल्ड है, जो ग्लूटियल फोल्ड है वो एसिमेट्रिक है। फॉर विच डिसऑर्डर शुड द नर्स परफॉर्म फोकस्ड असेसमेंट। किस डिसऑर्डर को नर्स देखेगी? बच्चे ध्यान रखिए, कई बार आपको जो ग्लूटियल फोल्ड है वो एसिमेट्रिक नज़र आएंगे, ठीक है, और जो साइड अफेक्टेड होती है उसका आपको ग्लूटियल फोल्ड ऊपर नज़र आता है। मैं आपको इमेज दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए बच्चे, ये जो ग्लूटियल फोल्ड है वो दोनों का सेम होता है, दोनों पाँव में सेम होता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, ग्लूटियल फोल्ड यहाँ पर है और दूसरे पाँव का ऊपर है। तो ये बताता है डेवलपमेंटल ऑफ हिप डिस्प्लेजिया। हिप डिस्प्लेजिया वाले व्यक्ति में आपको देखने को मिलता है एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड। और इमेज देख लीजिए, हिप डिस्प्लेजिया में देखने को मिलता है बच्चे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो अब देखिए, एसिमेट्रिक ग्लूटियल फोल्ड किस में देखे जाते हैं? उस बच्चे में जिसमें क्या है, डेवलपमेंटल ऑफ डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। हिप डिस्प्लेजिया वाले बच्चे को एसिमेट्रिकल ग्लूटियल फोल्ड नजर आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। अ 3 month ओल्ड इन्फेंट विद सीवियर डेवलपमेंटल डिस्प्लेजिया ऑफ हिप। एक बच्चे में हिप डिस्प्लेजिया नजर आ रहा है और उसको क्या लगाया है? हिप कास्ट इज अप्लाइड, हिप स्पाइका कास्ट। ये क्वेश्चन भी आता है कि हिप स्पाइका कास्ट किस में लगाया जाता है? हिप डिस्प्लेजिया में लगाया जाता है। व्हाट शुड द नर्स टीच द पेरेंट टू प्रिवेंट अ सीरियस कॉम्प्लिकेशन। अगर उसको स्पाइका कास्ट लगा हुआ है तो किस चीज़ को प्रिवेंट करना होता है बच्चे? जो कास्ट लगा होता है ना, जो स्पाइका कास्ट लगा होता है, उसका याद रखना कहीं उसका इन्फेक्शन ना हो जाए, क्योंकि बच्चा सूसू पॉटी सब करेगा, जिसकी वजह से हो सकता है कि कास्ट का इन्फेक्शन देखने को मिले। इसलिए इसका आंसर जाएगा कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर इफ देयर इज़ फाउल स्मेल। अगर वहाँ पर फाउल स्मेल आ रही है तो समझ जाइए कास्ट का क्या हो चुका है, इन्फेक्शन हो गया है और आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। तो फाउल स्मेल जो होता है वो इंडिकेट करता है कि इन्फेक्शन हो रहा है और इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। स्पाइका कास्ट को देखो, ये है स्पाइका कास्ट और ये किस बच्चे में लगाया जाता है बच्चे? जिसका हिप डिस्प्लेजिया होता है। ये इमेज ध्यान रखिएगा, कई बार इमेज बेस्ड में पूछा जाता है। हिप डिस्प्लेजिया वाले बच्चे को इस तरीके का कास्ट लगता है जिससे कहा जाता है स्पाइका कास्ट। ये देखिए, और ध्यान रखिए इसके दौरान यहाँ से इसमें क्या हो सकता है?
इन्फेक्शन हो सकता है कास्ट में, क्योंकि जो एलिमिनेशन वगैरह है बच्चे का उसकी वजह से। तो आपको बार बार अगर यहाँ से फाउल स्मेल आ रही है तो समझ जाइए इसका इन्फेक्शन हो चुका है, आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। ठीक है, ये सब जो डायग्राम है ये किसके, हिप स्पाइका कास्ट के। चलिए नेक्स्ट। तो स्पाइका कास्ट में आपको फॉल स्मेल के लिए ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 देख लीजिएगा थोड़ा सा। व्हाट प्रोसीजर शुड द नर्स यूज व्हेन एलिवेटिंग द हेड ऑफ एन इन्फेंट इन स्पाइका कास्ट। अगर किसी बच्चे को स्पाइका कास्ट लगा हुआ है और उसका हेड एलिवेट करना है तो आप क्या करते हैं, एंटायर मैट्रेस को हेड करते हैं, ठीक है, इंक्रीज करते हैं, सॉरी रेज करते हैं। रेज द एंटायर मैट्रेस एट द हेड ऑफ द क्रिब। इस स्पाइका कास्ट वाले बच्चे का पूरा मैट्रेस को ही आपको रेज करना होता है अगर उसके हेड को एलिवेट करना है आपको, तो थोड़ा सा पॉइंट ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 इंपॉर्टेंट है बच्चे। अ नर्स इज केयरिंग फॉर अ 3 month ओल्ड इन्फेंट हु इज डायग्नोज्ड विद कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म। पहली बात बच्चे, कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म को और किस नाम से जाना जाता है, क्रीटिनिज्म। क्रीटिनिज्म भी कहा जाता है कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म को। What should the parent be told the probable effect on the infant future if treatment is not begin। अगर कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म का आप ट्रीटमेंट नहीं करते हो या क्रेटिनिज्म का आप ट्रीटमेंट नहीं करवाते हो तो फ्यूचर में किस चीज़ को लीड कर सकता है। एक और एक आंसर जाएगा बच्चे, मेंटल रिटार्डेशन। आंसर क्या जाएगा, क्रेटिनिज्म या कंजेनाइटल हाइपोथायरॉयडिज्म मेंटल रिटार्डेशन करा सकता है बच्चों में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67। एट अ विजिट टू द वेल बेबी क्लिनिक द पेरेंट आर अपसेट बिकॉज ऑफ देयर 9 month ओल्ड इन्फेंट। 9 साल का इन्फेंट है, 9 महीने का इन्फेंट है उनका, जिसको सीवियर डायपर रैश हो रहे हैं। वन पेरेंट वॉन्ट टू नो हाउ टू ट्रीट इट एंड प्रिवेंट इट फ्रॉम रीकरिंग। कैसे इसको बचाया जा सकता है। व्हाट कॉज ऑफ डायपर डर्मेटाइटिस, यही तो क्वेश्चन है। डायपर डर्मेटाइटिस का क्या कारण नर्स बताएगी पेशेंट को, यानी पेरेंट्स को, बच्चे के पेरेंट्स को। तो याद रखना बच्चे, डायपर डर्मेटाइटिस किसकी वजह से हो जाता है, जब जो स्किन है वहाँ पर जो प्रोलॉन्ग समय तक किसके कांटेक्ट में रहे, इरिटेंट के, जैसे यूरिन, फीसेस, सोप्स, डिटर्जेंट, अगर इनके प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट रहे तो उसकी वजह से आपको डायपर डर्मेटाइटिस हो सकता है। देखिए कैसे, ये इस इमेज को देखिए, ये है डायपर डर्मेटाइटिस। अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने यूरिन पास किया है, काफ़ी देर तक आपने डायपर चेंज नहीं किया, उसने स्टूल पास किया, आपने चेंज नहीं करा, काफ़ी देर तक आप सोप अप्लाई कर रहे हैं, डिटर्जेंट अप्लाई कर रहे हैं, ऑइंटमेंट अप्लाई कर रहे हैं, फ्रिक्शन कर रहे हैं, इन सब की वजह से हो सकता है डायपर डर्मेटाइटिस। ठीक है, देख लीजिए किस तरीके से होता है। चलिए, तो हम क्या कारण माँ बाप को बताएंगे, प्रोलॉन्ग्ड कॉन्टैक्ट विद एन इरिटेंट। किसी भी इरिटेंट के साथ प्रोलॉन्ग्ड कांटेक्ट क्या करवा सकता है, डायपर डर्मेटाइटिस करा सकता है। इसीलिए अगर बच्चा स्टूल पास करता है, यूरिन पास करता है, तो आपको टाइमली डायपर चेंज करना है। सोप और डिटर्जेंट को लंबे समय तक इस्तेमाल नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69। अ पेरेंट ब्रिंग अ 2 week ओल्ड इन्फेंट टू क्लिनिक बिकॉज ऑफ इन्फेंट कंटिन्यूअली रीगर्गिटेट। एक पेरेंट अपने बच्चे को लेकर आए इन्फेंट को, जो कंटिन्यूसली रीगर्गिरेट कर रहा है खाने को। कैलेक्सिया एंड इनकम्प्लीट कार्डिंग इंस्पेक्टर इज सस्पेक्टेड, और हमने सस्पेक्ट किया है बच्चे को कैलेक्सिया है। व्हाट इंस्ट्रक्शन शुड द नर्स गिव टू द पेरेंट। बच्चे मैं आपको पहले बताता हूँ कैलेक्सिया क्या होता है। ये देखिए बच्चे, यहाँ पर एक इंस्पेक्टर होता है, यहाँ पर एक इंस्पेक्टर होता है, कार्डिक इंस्पेक्टर जिसे कहा जाता है। जब वो बच्चे क्लोज होता है तो जो स्टमक का कंटेंट है वो ऊपर नहीं जाता है, लेकिन जिस बच्चे में कैलेक्सिया होता है उस बच्चे में ये इंस्पेक्टर, जो कार्डिक इंस्पेक्टर होता है, ये इतना कम्पिटेंट नहीं होता है, तो ये थोड़ा लूज़ होता है। और ये लूज़ होने की वजह से बच्चा की जो फीड है वो स्टमक से कहाँ पर जाता है, बार बार इसोफेगस में जाता है, जिसकी वजह से बार बार बच्चे को रीगर्गिटेशन की शिकायत देखने को मिलती है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसका कार्डिंग इंस्पेक्टर अच्छे से क्लोज नहीं हो पा रहा है और उसकी वजह से सारा फीड बार बार इसोफेगस में जा रहा है और बच्चे को रीगर्गिटेशन हो रहा है, तो ऐसे बच्चे को आप हमेशा अपराइट पोजीशन में रखोगे, जिससे कि ग्रेविटी की वजह से सारा खाना कहाँ पर रहे, नीचे की तरफ रहे। कुछ GERD की तरफ आप समझ लीजिए, GERD की तरह जो
स्टमक कंटेंट है वो ऊपर इसोफेगस में जा रहा है, उसकी वजह से रिगर्गिटेशन हो रहा है। अपराइट पोजीशन देना नर्स का काम है। तो यहाँ पर नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी? कीप द इन्फेंट इन अपराइट पोजीशन आफ्टर फीडिंग। हम उन्हें कहेंगे कि इन्फेंट को हमेशा अपराइट पोजीशन में रखें खाना खाने के बाद, ताकि ग्रेविटी की वजह से उसका स्टमक का जो कंटेंट है वो नीचे ही रहे और इसोफेगस में ना आए। ध्यान रखिए, कैलेजिया यानी कि जो यहाँ पर इंस्पेक्टर है, जिसे हम कार्डियक इंस्पेक्टर कहते हैं, वो क्या होता है, इतना कॉम्पिटेंट नहीं होता है, वो लूज होता है, जिसकी वजह से स्टमक का कंटेंट ऊपर जाता है। बच्चे को अपराइट पोजीशन देंगे। नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सीरीज से देखना चालू करते हैं।